नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो 5 का प्रहार। में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है एचएमपीवी से सावधान, मासूमों के लिए आखिर क्या प्लान, क्योंकि कोरोना महामारी के 5 साल बाद चीन से एक और बीमारी दस्तक दे रही है पूरी दुनिया में, और इस नए वायरस का नाम है एचएमपीवी यानी कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। भारत में इसके 3 केस सामने आ गए हैं और यह कहा जा रहा है कि राजस्थान में भी इस वायरस की दस्तक हो गई है। दरअसल बेंगलुरु में इसका पहला केस सामने आया और इसके बाद राजस्थान के डूंगरपुर के रिचवा गांव के एक बच्चे में इस वायरस की पुष्टि हुई है। इसका गुजरात के अहमदाबाद में इलाज चल रहा है। तो आज ये समझने की कोशिश करेंगे 5 के प्रहार में कि आखिर एचएमपीवी वायरस क्या है, कितना घातक है, इससे कैसे हम बच सकते हैं, क्या ये बीमारी भारत में भी फैल सकती है कोरोना महामारी की जैसे ही, क्या इस पर एहतियात बरते जाने चाहिए, सरकार प्रशासन सिस्टम कितना तैयार है इससे निपटने को लेकर। और आप दर्शकों के अगर कोई सवाल हैं, आपके जहन में कोई जानना चाहते हैं, तो हमारे साथ आज सिर्फ ये डिबेट नहीं है, आज जागरूकता का कार्यक्रम है और इस जागरूकता में हम सब बढ़कर के आगे बढ़कर के कैसे हिस्सा ले सकते हैं। तो आप दर्शक हमारे साथ फोन कॉल्स के जरिए जुड़ सकते हैं और अपने सवाल विशेषज्ञ डॉक्टर से पूछ सकते हैं इस बीमारी को लेकर के, ताकि कोई भ्रम नहीं फैले और हम सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं। यही हमारा उद्देश्य है। छोटी सी रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आते हैं डिबेट पर। पहले कोरोना, अब एचएमपीवी का डर। कोरोना जैसा चीनी वायरस, भारत में तीसरा केस। डूंगरपुर में दस्तक, गुजरात में इलाज के दौरान एचएमपीवी की पुष्टि। रिसेंटली हमने एक बच्चे में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस का इन्फेक्शन हमने देखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये बेसिकली सिंपल फ्लू जैसा वायरस है। वायरस के लक्षण कोविड जैसे, छोटे बच्चों पर ज्यादा असर। ये वायरस एक तरह से आरएनए वायरस कैटेगरी में है। साथ ही जो हमारा ऑलरेडी जो पुराना, अगर आप कभी वायरस की कैटेगरीज में जाते हैं तो रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस जो है उसी ग्रुप से रिलेटेड ये वायरस है। एचएमपीवी वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट। एचएमपीवी से सावधान, मासूमों के लिए क्या प्लान। तो एचएमपीवी वायरस से हम कैसे बच सकते हैं, आम दर्शकों के और आप जनता के क्या सवाल हैं, उसे भी हम लेंगे। हमारे साथ सीनियर डॉक्टर्स हैं। आज डिबेट नहीं, जैसे कि मैं कह रहा हूं, हम जागरूकता की बात करेंगे। आप दर्शक कैसे जागरूक हो सकते हैं, आसपास भी जागरूकता फैलाएं। तो बहुत खास मेहमान हमारे साथ हैं। सबसे पहले परिचय करवा दूं, डॉक्टर विशाल गुप्ता हमारे साथ हैं, सीनियर फिजिशियन। बहुत स्वागत है विशाल गुप्ता साहब आपका हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर अरुण शर्मा हमारे साथ हैं, डायरेक्टर हैं क्रिटिकल केयर के। आपका भी गुप्ता साहब बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। और अरुण शर्मा जी आपका भी बहुत स्वागत है। आप दोनों का स्वागत। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनको भी ले लेंगे, लेकिन साथ साथ हम ये भी बता दें कि हमारे तमाम दर्शक भी आज इस वायरस को लेकर के जो उनके मन में जिज्ञासाएं हैं वो हमें फोन कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे सीनियर पैनलिस्ट उनके साथ में डॉक्टरों से सीधा संवाद कर सकते हैं। दो एक एक करके हम डॉक्टर विशाल गुप्ता जी पहले आप ही से शुरुआत करते हैं कि आखिरकार ये क्या वायरस है, क्या हम इसे जो कोरोना का वायरस था उसी की तरह से समझें या कुछ और है, थोड़ा हमारे को इसके बारे में बताइए। देखिए हेमंत जी, ये कोरोना की तरह वायरस भी कह सकते हैं, लेकिन ये एक कॉमन फ्लू वायरस है, जो रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस जो कॉमनली बच्चों में कॉमन फ्लू करता है उसी से मिलता जुलता वायरस है। तो एकदम से घबराने की या पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ये आमतौर पे सर्दी के सीज़न में या स्प्रिंग के सीज़न में ये वायरस फैलता था। तो ये बेसिकली आरएनए वायरस जो पैरामिक्सोविरिडे फैमिली का है। कोरोना जैसा इसका संक्रमण फैल सकता है, लेकिन इतना खतरनाक नहीं है। ये आमतौर पे कॉमन फ्लू की तरह सिम्टम्स करता है, जिसमें गले में खराश होना, खांसी होना, हल्का बुखार या तेज बुखार आना। जी, मैं सिम्टम्स पर आऊंगा डॉक्टर साहब। हमारे साथ में कॉलर जुड़ रहे हैं, संजय जी अलवर से हमें फोन कर रहे हैं। संजय जी स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं डॉक्टर से? हेलो संजय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
संजय जी की आवाज साफ नहीं आ पा रही है और मैं तमाम जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं और हमें फोन कर रहे हैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप प्लीज जब भी हमें फोन करें अपने टेलीविजन की जो वॉल्यूम है उसकी आवाज है उसको बिल्कुल शून्य कर दें ताकि डिस्टर्बेंस नहीं हो, ताकि हम भी आपकी आवाज को साफ सुन सकें, जो हमारे पैनलिस्ट हैं जो डॉक्टर्स हैं हमारे साथ वो भी सुन पाए और प्रदेश की जनता भी, बाकी लोग भी सुन पाए। जी अरुण जी अब आप पूरा कर लीजिए। विशाल गुप्ता जी जी पूरा कर लीजिए सर। ये कोई नया वायरस नहीं है, ये सन 2001 में पहली बार डिटेक्ट हुआ था नीदरलैंड में और ये हर सर्दियों में करीब करीब जो भी फ्लू वायरसेस होते हैं उसकी तरह इसका संक्रमण होता है। ये है कि चाइना में इस बार तीव्र गति से फैला है, हो सकता है कोई म्यूटेंट हो, कोई नया म्यूटेंट हो, तो उसमें अपने को सावधानी बरतने की जरूरत है। स्पेशली जैसे अपने ने कोविड में ध्यान रखा था, मास्क से कवर रखना है अपने फेस को, हाथ धोने बराबर, चीजों को छूने से पहले बाद में हाथ धोना है, ये सब ध्यान अपने को रखना है, खासकर ये बच्चों में और बुजुर्गों में, क्योंकि ये इनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है और ऐसे मरीजों में जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है उनमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। इस वायरस का अभी तक ऐसा कोई वैक्सीन नहीं बनाया गया है जी, जैसे लेकिन आप डॉक्टर शर्मा आप कह रहे हैं कि ये पहले भी फैल रहा था या पहले से ही हमारे बीच में है ये वायरस जो सर्दियों में एक्टिवेट होता है, ये कोई नया वायरस नहीं है? जी जी, ये कोई नया वायरस नहीं है, ये ऑलमोस्ट हर सर्दियों में बच्चों में होता है जी। लेकिन ये क्योंकि इस बार चाइना में जिस तेजी गति से फैला है, हो सकता है कोई नया म्यूटेंट आया हो, इसके बारे में अभी अपने को जानकारी पूरी तरह नहीं है। अभी इस पर रिसर्च करने की जरूरत होगी और ये जब जैसे से केसेस आएंगे आप डॉक्टर्स भी इसको समझ पाएंगे कि कैसा है। लेकिन विशाल गुप्ता साहब आप इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? जो अरुण शर्मा जी ने भी हमें बताया है कि ये नया वायरस तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें क्या एहतियात बरतने हैं? नहीं, अरुण शर्मा जी की बात सही है। सबसे पहले वायरस 2001 में नीदरलैंड में डिटेक्ट हुआ था। उसके बाद से हर साल ये फैलता है। अगर अपन मरीजों के टेस्ट कराएं, जैसे आम बच्चों, छोटे बच्चे जिनको फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं, तो करीबन 10 से 12% बच्चों में ये वायरस पाया जाता है और ये कॉमन फ्लू लाइक वायरस ही है। कुछ 3 से 10% बच्चों में, 3 से 10% बच्चों में चांसेस रहते हैं कि ये थोड़ा सीरियस हो जाए, जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्वॉल्व कर ले, या फिर जो 65 वर्ष से अधिक वृद्ध व्यक्ति हैं या ऐसे व्यक्ति जिनकी जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है किसी भी कारण से, चाहे कैंसर के कारण, डायबिटीज़ के कारण या किसी दवाइयों के कारण, तो उनमें थोड़ी रिस्क ज़्यादा रहती है। बाकी ये आमतौर पे पुराना वायरस है जो हर साल फैलता है और सर्दी के सीजन में कुछ ज़्यादा देखने को मिलता है। जी मैं वापस आता हूँ, हमारे साथ में कॉलर जुड़ रहे हैं, पहले उनको ले लेते हैं। प्रोफेसर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं जोधपुर से। प्रोफेसर साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ जी, अपना नाम बताइए और क्या आप कहना चाहते हैं सर, आप बताइए। मेरा सवाल डॉक्टर विशाल जी गुप्ता साहब से है। जी ये जो पहले वैक्सीन लगी हुई है कोरोना के टाइम में, क्या उन लोगों को ये वायरस अफेक्ट नहीं करेगा? जी बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है, तो मैं एक एक करके, विशाल गुप्ता जी पहले तो आप ही से जानना चाहूंगा जो प्रोफेसर साहब का सवाल है, सुन लिया होगा आपने, डॉक्टर विशाल गुप्ता। नहीं प्रोफेसर सर, आपकी चिंता सही है, लेकिन ये प्रोफेसर साहब आपकी चिंता सही है, लेकिन ऐसा लगता है कि जो वैक्सीन कोरोना के लिए लगी है वो इस पर बहुत ज़्यादा असरकारी नहीं होगी, क्योंकि कोरोना और ये जो वायरस है HMPV ये अलग अलग फैमिली का है। कोरोना विरिडे फैमिली का है, ये पैराविक्सो विरिडे फैमिली का है। तो आमतौर पे जो वैक्सीन लगती है वो एक वायरस के लिए, पर्टिकुलर वायरस के लिए लगती है, तो दोनों अलग अलग फैमिली के हैं। तो ऐसा अभी हालांकि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन ये ऐसा लगता है कि ये वायरस कोविड वैक्सीन इसके ऊपर असरकारी नहीं होगी, क्योंकि इसकी फैमिली अलग है, ये रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस से मिलता जुलता वायरस है। तो विष्णु दत्त साहब आपको जवाब मिल गया होगा, लेकिन ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि देखिए कोरोना को लेकर के स्पेसिफिक कोरोना की दवा जो है बनाई गई थी। अब इस वायरस का और अध्ययन होगा, कैसा ये बिहेवियर करता है या फिर कितना मजबूत है, क्या है सिम्टम्स क्या है, उस हिसाब से और ज़्यादा इस पर हम बात कर पाएंगे। लेकिन अगर आप कुछ इसमें जोड़ना चाहें अरुण शर्मा साहब। जैसे कि कोविड में कुछ दवाइयां शुरू में अपने अटेम्प्ट की थी पर उनमें किसमें कोई फायदा नहीं हुआ, ऐसे ही इस वायरस का भी अभी तक ऐसी कोई एंटीवायरल ड्रग नहीं है जिससे इस वायरस के अगेंस्ट काम करे, और अभी तक ऐसी कोई वैक्सीन भी नहीं बनी है। हालांकि ये बहुत पुरानी वायरस है, मतलब 2001 से है, स्टिल अभी तक ऐसी कोई वैक्सीन बनी है। और संक्रमण, जहां तक सवाल है, संक्रमण इस वायरस से होता है छोटे बच्चों में, और जिनमें इम्यूनिटी कमजोर है उनमें ज्यादा संक्रमण पाया जाता है।
नॉर्मल में इसकी वायरस के मतलब प्रचलन ज्यादा नहीं है। जी, लेकिन डॉक्टर अरुण शर्मा जी, क्या इसका कोई टेस्ट अभी हम करके और हमारे हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं जहां पर जांच में ये सामने आ जाए कि ये वायरस है? बिल्कुल, जो पीसीआर टेस्ट होते हैं, जो नॉर्मल जैसे कोविड वायरस का टेस्ट था, वैसे ही इसके लिए भी टेस्ट हैं अवेलेबल, जिससे आप इस वायरस को डिटेक्ट कर सकते हैं आराम से। तो पीसीआर जो वायरल पैनल होता है उसके थ्रू इसको डिटेक्ट किया जा सकता है। तो क्या ये हमारे सीएससी पीएचसी में भी जांच उपलब्ध है या इसके लिए जिला अस्पताल या ऊपर के अस्पताल जाना पड़ेगा? इसको तो टर्शियरी लेवल हॉस्पिटल पे ही जांच के लिए जाना पड़ेगा, मतलब पीएचसी सीएचसी लेवल पे अभी इसकी सुविधा अवेलेबल नहीं है। तो मतलब बड़ा अस्पताल जिसे हम कहें, या तो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हो या फिर तहसील का बड़ा मेडिकल कॉलेज या जी। डॉक्टर विशाल गुप्ता जी, थोड़ा सा हम इसके लक्षण जानना चाहते हैं कि आखिरकार आम आदमी कैसे समझे कि वो इस वायरस से ग्रसित हो गया है और उसको जांच करवानी चाहिए, या फिर सभी को खांसी जुकाम हो जाए तो जांच करवानी चाहिए, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए हेमंत जी, दो चीज़ें होती हैं, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। आमतौर पे ये वायरस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन करता है, जिसमें गले में खराश होना, खांसी होना, बुखार आना, सिर दर्द होना, छींकें आना, नाक बंद होना या फिर शरीर पर चकत्ते होना, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है। किसी भी वायरस का जब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है तो वो आमतौर पे खतरनाक नहीं होता, वो अपना समय लेके ठीक हो जाता है। लेकिन जब यही वायरस, कोई भी वायरस, चाहे रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस हो या कोविड हो या एचएमपीवी हो, जब ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्वॉल्व करते हैं, जिसमें जिसको अपन कहते हैं कि निमोनिया हो गया या ब्रोंकोलाइटिस हो गया, वो स्थिति खतरनाक होती है। उस पर लक्षण होते हैं कि सांस में आवाज़ आना, सांस फूलना या ऑक्सीजन लेवल कम होना, ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है। तो जब भी किसी व्यक्ति जो इससे ग्रसित हो, अगर उसको अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आ रहे हैं तो चिंता की बात नहीं है, वो घर पे मैनेज कर सकता है। लेकिन जैसे ही लगे कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, कि सांसें फूलने लग गई, ऑक्सीजन लेवल कम आ रहा है, हाथ पैर नीले पड़ रहे हैं, या मेंटल जो सेंसोरियम है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है कि वो ड्राउजी हो रहा है या ज़्यादा सो रहा है, तो चिंता की विषय है। तो जब तक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जब तक चिंता का बात नहीं है। जब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्वॉल्व है तो आपको चिकित्सक की सलाह लेना जरूरी है। जैसे ही आपको गले में खराश से बात आगे बढ़ जाए, या फिर डॉक्टर गुप्ता, इसे और साधारण भाषा में अगर हम कहें, डॉक्टर अरुण शर्मा जी, इसमें कुछ आप जोड़ना चाहें? मैं आऊँगा वापस, लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ में, सिरोही से हमारे दर्शक हैं, भरत जी। जैसा कि डॉक्टर विशाल ने कहा, भरत जी, एक मिनट सर, मैं आ रहा हूँ वापस। एक दर्शक हमारे साथ हैं, भरत जी सिरोही से हमें कॉल कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं। भरत जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। हेलो। हाँ सर। हाँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? स्वागत है आपका। क्या कहना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं कुछ आप? मैं ये सर एमजीसीएस बंद नहीं करने के पक्ष में हूँ जी। मैं एमजीसीएस विद्यालय है उनको बंद नहीं कर। एमजीसीएस वाली कल हमारी थी डिबेट, और आज जो है हम बात कर रहे हैं, एक नया वायरस आया है उसको लेकर के। तो चलिए, बहुत शुक्रिया फिर भी आपने हमें कॉल किया है। और हाँ, डॉक्टर अरुण शर्मा जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे थे, मैं कह रहा था। तो जैसा डॉक्टर विशाल ने कहा, ये यूजुअली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन करता है, यानी गले में खराश, नाक बहना, नाक बंद होना, ये सब चीजें ज्यादा करता है। लेकिन अगर सांस में तकलीफ हो रही हो, मतलब पसीने आ रहे हो, बुखार तेज आ रही हो, या इस तरह कोई लक्षण हो, तो अपने डेफिनेटली चिकित्सक से संपर्क करें और इसके इलाज के लिए उचित वो करें। नहीं, जैसे बच्चे में अगर संक्रमण हो गया तो क्या सामान्य सर्दी जुकाम बुखार या 4-5 दिन से अगर उसे आ रहा है, तब हमें जाकर के जांच करवा लेनी चाहिए, या फिर हमें इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है? सामान्य जो सामान्य सर्दी बुखार में पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बच्चे की सांस फूल रही है, पसलियां चल रही है, या उसे ग्रंटिंग हो रही है, आवाज आ रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ऐसी स्थिति में आपको डेफिनेटली तुरंत जाके जांच करानी चाहिए और इलाज के लिए हॉस्पिटल में संपर्क करना चाहिए। तो क्या डॉक्टर, मैं एक बात और जानना चाह रहा हूँ कि हमने जब बच्चों की बात की है, बुजुर्गों की बात की है, तो क्या ये दोनों में ही ज़्यादा तेज़ गति से संक्रमण फैलता है, या फिर युवाओं को भी ये संक्रमित कर सकता है जिनकी इम्यूनिटी? संक्रमित तो किसी को भी कर सकता है, लेकिन संक्रमण के जो लक्षण हैं, यानी जो सीवियरिटी है, वो छोटे बच्चों में, यानी 5 साल से नीचे छोटे बच्चों में और बुजुर्गों में बहुत ज्यादा होती है। और स्पेशली जो मरीज इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज, जैसे ट्रांसप्लांट के पेशेंट हुए या डायबिटीज हुए, इस तरह के मरीज है, इनमें रिस्क ज्यादा है। इनमें बिहार से हमारे दर्शक हैं, बेगूसराय से अजीत जी, वे हमसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। अजीत जी, स्वागत है, आप पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं?
हाँ अजीत जी बोलिए। बोले सर यही जो आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है अजीत जी। हेलो, हाँ बोलिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? बोले जो ये वायरस है एचएमपीवी, ये तो खांसी सर्दी के तो आम बात पिछले समय के ये बीमारी है जी। हेलो, ठीक है, डॉक्टर अरुण शर्मा जी करें कि सामान्य सर्दी खांसी जो लक्षण क्या क्या होंगे वो एक आम आदमी को समझ में आ जाए। तो एचएमपीवी वायरस के लक्षण वैसे ही होते हैं जैसे आम फ्लू के लक्षण होते हैं, यानी सर्दी खांसी, गले में खराश, नाक बहना, सांस में थोड़ी बहुत तकलीफ, ये सारे जैसे नॉर्मल बाकी वायरस के इन्फेक्शन के लक्षण होते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के, वैसे ही इसके लक्षण होते हैं। लक्षण के बेसिस पे अपन मतलब ये बता नहीं सकते कि एचएमपी वायरस है या कोई और वायरस है, लेकिन अगर आकर आप सिवियरिटी ज्यादा है तो आपको तुरंत जाके जांच करानी चाहिए। तो डॉक्टर गुप्ता की अगर लक्षण इस तरह के देखिए सामान्य फ्लू के लक्षण आ रहे हैं और वो ये वायरस निकला, तो फिर कैसे पता चले इसको लेकर के? क्योंकि हमें क्या ये इंतजार करना पड़ेगा कि ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, नहीं हो रहा है, या फिर हमारे इनर रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये चला गया, नहीं चला गया, कैसे पता चले? नहीं देखिए, ये कॉमनली एक प्रॉब्लम आती है किसी वायरल डिजीज में। अगर अपन पहले दिन ये सारे मरीजों के टेस्ट कराने लग जाएं तो ये पॉसिबल नहीं होता, उससे एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। आमतौर पे 10 से सिर्फ 3 से 10% पेशेंट ही ऐसे होते हैं जिनको मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। तो अपन शुरू के 2 से 3 दिन वेट कर सकते हैं। बाकी ऐसा कोई तरीका नहीं है लक्षण में पहले दिन अपन पता लगा लें कि वायरस कौन सा है, क्योंकि ये तो आपको वेट करना ही पड़ेगा जी। अब अगर आपकी इसमें ऐसा एकदम से तरीका नहीं है, और अगर पहले दिन सारे मरीजों की जांच कराएंगे तो वो संभव नहीं हो पाता, क्योंकि जांच का रिपोर्ट आने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। रूटीन जांचें नहीं है, तो आपको 2 से 3 दिन तो वेट करना पड़ेगा। अगर लक्षण सीवियर होते हैं या ऐसा लगता है कि तकलीफ बढ़ती जा रही है तो फिर आपको चिकित्सक की सलाह लेके जांच करानी चाहिए, क्योंकि जांच इजीली अवेलेबल भी नहीं है। लेकिन एक बात आपकी बात में मैं जोड़ना चाह रहा हूं कि चाहे बच्चों को सामान्य फ्लू या फिर कुछ भी सर्दी जुकाम के लक्षण हो, अपने घर पर हमें डॉक्टर नहीं बनना है, नजदीकी अस्पताल में जाकर के डॉक्टर को जरूर दिखा लेना चाहिए और उनकी सलाह लेकर के ही कोई दवाई देनी चाहिए। हमारे साथ सीनियर फिजिशियन डॉक्टर रमेश जोशी जी भी जुड़ चुके हैं। रमेश जी बहुत स्वागत है आपका भी। एक कॉलर भी हमारे साथ में हैं, पुणे से, महाराष्ट्र से हमसे कनेक्ट हुए हैं, ओम प्रकाश जी। बहुत स्वागत है ओम प्रकाश जी आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। क्या पूछना चाह रहे हैं? सर मेरा पूछना यह है कि सीनियर सिटीजन जो पहले निमोनिया से भी सफर कर चुके हैं उनको अभी क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है डॉक्टर रमेश जोशी जी। आपने सुना होगा कि इन्होंने कहा कि सीनियर सिटीजन जो निमोनिया का भी सामना पहले कर चुके हैं उनको किस तरीके से एहतियात बरतने चाहिए डॉक्टर साहब? उन लोगों के लिए वही एहतियात है जो पहले कभी हम कोरोना में लिया करते थे कि भीड़ भाड़ में नहीं जाएं सीनियर सिटीजन, अपने हाथ बार बार धोया करें, और घर में भी अगर संभव हो तो मास्क लगाएं, गुनगुना पानी पिए, और जो भी इन्फेक्टेड पर्सन लगता है उस इन्फेक्टेड पर्सन से अपनी दूरी मेंटेन करें। ये कॉमन तो चीजें यही है जिससे बचा जा सकता है। और निश्चित रूप से क्योंकि इनको पहले निमोनिया रहा है तो ये हाई रिस्क पेशेंट तो है ही जी, और सीनियर सिटीजन होने की वजह से भी हाई रिस्क पेशेंट है, तो इनको एक्स्ट्रा केयरफुल, एक्स्ट्रा वाचफुल तो रहना पड़ेगा जी। तो डॉक्टर रमेश, और कौन कौन से ऐसे जो हैं जो हाई रिस्क में हैं इस वायरस के लिहाज से? सीनियर सिटीजन हुए एक, तो सीनियर सिटीजन के साथ में फिर बच्चे जो हैं, फिर जो जैसे सर ने अभी बताया था कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग जो हैं, जो या तो स्टेरॉइड थेरेपी पे हैं या कैंसर थेरेपी पे हैं या और कोई ऐसी चीजें ले रहे हैं, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, कोई कैंसर के पेशेंट है, किसी को जन्मजात इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज वाली जो डिजीज है वो है, तो ये सारे जो लोग हैं इनको एक्स्ट्रा केयर रखनी चाहिए, इनको ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। एक हमारे साथ में, सर मैं आपको थोड़ा रोक रहा हूँ, जोधपुर से हमारे एक दर्शक हैं गौरव जी, नियमित दर्शक हैं न्यूज 18 के। गौरव जी बहुत स्वागत है आपका। क्या पूछना चाह रहे हैं आप? मैं पूछ रहा हूँ क्या इसको हम एक नॉर्मल वायरस की तरह ट्रीट कर सकते हैं, जुकाम खांसी बुखार की तरह?
डॉक्टर अरुण शर्मा जी, मैं चाहता हूं इसका जवाब आप दीजिए। हाँ, तो गौरव जी, ये जो वायरस है ये नॉर्मल फ्लू की तरह ही है। इनमें और नॉर्मल फ्लू में ज्यादा फर्क नहीं है। बस ये है कि अभी चाइना में इसका सर्ज आया है, तो कोई नया म्यूटेंट हो तो पता नहीं, लेकिन नॉर्मली ये वायरस हर सर्दियों में होता है लोगों को इन्फेक्शन इसके, इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है, पर एहतियात जरूर बरतना है। अच्छा डॉक्टर विशाल, एक सवाल है मेरा कि क्या ये जो वायरस है वो निमोनिया भी बनाता है और ये और ज्यादा घातक हो सकता है? देखिए, अभी जैसे बताया कि जो पहले ह्यूमन मेटानिमो वायरस या एचएमपीवी वायरस है वो 3 to 10% पेशेंट्स में निमोनिया बना सकता है, तो घातक हो सकता है। आप चाइना वाली केस पे तो कह नहीं सकते कि चाइना में कौन सा म्यूटेंट वायरस फैल रहा है। इंडिया में अभी कोई भी ऑफिशियल इसके बारे में स्टेटमेंट देना पॉसिबल नहीं है। तो निमोनिया बना सकता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कर सकता है, निमोनिया, ब्रोंकोलाइटिस सब कुछ कर सकता है, लेकिन अभी एग्जैक्टली कहना पॉसिबल नहीं है कि ये कितना घातक है और कितना माइल्ड है। अभी तक तो जो वायरस एचएमपी वायरस था वो एक सिंपल फ्लू लाइक वायरस है। जी डॉक्टर अरुण शर्मा जी, आप इसके बाद जोड़ना चाह रहे हैं? उसका कहना पॉसिबल। जी डॉक्टर अरुण शर्मा जी। नहीं, बिल्कुल, डॉक्टर विशाल ने बिल्कुल ठीक कहा कि देखिए 5 से 10% केसेस में निमोनिया डेवलप होने का रिस्क रहता है, और वही एज ग्रुप और वही सबसेट ऑफ पेशेंट्स है, यानी छोटे बच्चे मतलब न्यूबॉर्न्स हो गए और बहुत एल्डरली पेशेंट्स हो गए या ट्रांसप्लांट या इम्यून कॉम्प्रोमाइज पेशेंट हो गए, इनमें निमोनिया होने का रिस्क ज्यादा है। अदरवाइज तो ये कॉमन फ्लू की तरह ही है। अच्छा, जहां तक वायरस का इंडिया में सवाल है तो वो अभी 2-3 केसेस हुए हैं, आगे आने वाले समय में चित्तौड़गढ़ से हमारे एक दर्शक हैं, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ, चित्तौड़गढ़ से हमारे दर्शक हैं जो जुड़ चुके हैं। क्या नाम है आपका? हेलो, नंद कुमार जी। नंद कुमार जी, स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं आप? सर ये डॉक्टर से वो मेरे शरीर में सर ये इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन है? हाँ सर। काय का इन्फेक्शन है, क्या है सर? इन्फेक्शन 1.5 साल होगा, एक टीबी वाले का मरीज के संपर्क में आया था, तब से मेरे गले में। डॉक्टर रमेश जोशी जी, आप समझ पा रहे हैं? डॉक्टर रमेश जोशी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, ये जो टीबी है वो एक अलग तरह का इन्फेक्शन है जी, और वो निश्चित रूप से पेशेंट को कमजोर करता है, और या यूं कह सकते हैं कि टीबी होती उन्हीं लोगों को जो अंदरूनी तौर पे कमजोर होते हैं, यानी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो होते हैं या जो शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं उनको होता है। तो उनको जो ये जो चित्तौड़ से जो सज्जन बात कर रहे हैं उनको अपना एक्स्ट्रा केयर करना पड़ेगा। ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। राम सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं झुंझुनू से। राम सिंह जी, जल्दी से सवाल पूछिए अपना, स्वागत है आपका। मेरा सवाल ये है कि ये सिम्टम्स दिखने के बाद में क्या क्या चेकअप कराए जाएं? जी, क्या क्या चेकअप करवाए जाएं? डॉक्टर अरुण शर्मा जी बताइए। तो राम सिंह जी, अगर आपको ये सर्दी खांसी जुकाम के लक्षण हैं और साथ में फिर आपको तेज बुखार आ रहा है या सांस में तकलीफ हो रही है, तो आप हॉस्पिटल जाएं और रूटीनली जैसे डॉक्टर चेक करके बताएगा क्या क्या आपको टेस्ट कर रहे हैं। जनरली कंप्लीट ब्लड काउंट हो गया, एक्सरे हो गया, है ना, और रेस्पिरेटरी सेक्रेशंस की जांच भी भेजनी पड़ सकती है। वायरल PCR होता है, वो जांच भेजनी पड़ सकती है। तो ये जांचें करने से अपने को आइडिया लग जाएगा आपको ये वायरस का इन्फेक्शन है या नहीं है। अच्छा, अब किसी को वायरस से हम ग्रसित हो गए और हमें पता चल गया, तब हमें क्या एहतियात बरतना है और बचाव कैसे करने, इस पर एक एक कमेंट में चाहता हूं। डॉक्टर विशाल, आपसे शुरू करें। डॉक्टर विशाल गुप्ता जी, अगर हमें पता चल जाए कि हम इन्फेक्टेड हो गए हैं या ये वायरस का संक्रमण हमें हो गया है, हमें क्या सावधानी बरतने की जरूरत है? विशाल गुप्ता जी का आवाज नहीं जा रही है। अरुण शर्मा जी, आप बताइए। अगर कोई मरीज है जिसको इस तरह के लक्षण आ गए और उनको लगता है वायरस इन्फेक्शन हो चुका है, तो सावधानी उनको देखिए, एक तो मास्क लगा के रहें जी, है ना, और गुनगुना पानी पिए, ज्यादा घूमे फिरे नहीं, रेस्ट लें, खूब पानी पिए, और बुखार आए तो केवल पैरास्टामोल लेनी है और कोई दवा लेने की जरूरत नहीं है। और वो भी डॉक्टर की सलाह से लें, घर से सीधे जाकर के कोई भी दवाई लेना घातक हो सकता है। हम तो यही कहते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स अगर हमारे आसपास कहीं भी हैं
तो उनके पास ही जाकर के आपको सलाह लेनी चाहिए। फिलहाल आप सभी का बहुत स्वागत है। डॉक्टर विशाल गुप्ता जी आपका भी, डॉक्टर अरुण शर्मा जी आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी, डॉक्टर रमेश जोशी जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल तमाम दर्शक जिन्होंने हमें कॉल किया और इस बारे में जानना चाहते थे, आप सभी दर्शकों का भी बहुत स्वागत, बहुत आभार। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि इस वायरस में हमें बचाव को लेकर के सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। और अगर हम इससे ग्रसित हो जाते हैं तो हमें जांच करवाएं समय पर, डॉक्टर की सलाह से ही दवाई लें और जो डॉक्टर सलाह दें उन पर चलें, ताकि हम खुद को भी बचा कर सकते हैं, परिवार का भी बचाव कर सकते हैं, इस वायरस से सबको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सब।